हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं इसमें एआई से बनी हुई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आपका सब्जेक्ट है लाभदायक कीटों का वर्गीकरण। बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर वालों के लिए तो मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो इसमें आपके कंसेप्चुअल जो जैसा कि आपको परेशानी आ रही थी, एग्ज़ाम आपका थोड़ा कठिन लेवल का आ रहा है, आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, तो इसमें आपका एपीकल्चर जिसको हम मधुमक्खी पालन बोलते हैं उसको कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें कवर करेंगे रेशम कीट पालन जिसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपको साथियों, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा ही चैनल है जो कि मैं अक्सर वीडियो प्रबल एग्रो स्टडी के चैनल पर डालता हूँ। ये नया चैनल है साथियों, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। इसको सब्सक्राइब करके कमेंट में आपको पीडीएफ लिखना है। सब्सक्राइब पहले लाइक कीजिएगा, फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा पीडीएफ। तो प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको इस सब्जेक्ट से जो आपका मैनेजमेंट बेनिफिशियल इंसेक्ट वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। सभी लोग जल्द से जल्द लिख दीजिएगा साथियों, ठीक है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एआई की मदद से समझिएगा आपके सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपकी बारीकियों से हर एक चीज़ को समझाया गया है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका हर तीसरा निवाला कहीं ना कहीं मधुमक्खियों पर ही निर्भर करता है? जी हाँ, नमस्कार। आज हम उन्हीं छोटे लेकिन जबरदस्त मेहनती कीड़ों की दुनिया में चलेंगे जो हमारी खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई मीठी चीज नहीं है, ये तो कुदरत का एक करिश्मा है। शहद, जिसे हम अक्सर लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, उन छोटे छोटे इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत का नतीजा है, जिन्हें हम मधुमक्खियां कहते हैं। पर उनका काम सिर्फ शहद बनाने तक ही सीमित नहीं है। वो तो हमारे पर्यावरण के वो गुमनाम हीरो हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। प्रबल एग्रो स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर और साथ ही रेशम कीट पालन के विज्ञान को थोड़ा गहराई से समझेंगे। और हाँ, ये सेशन खास तौर पर उन सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एपीकल्चर क्या है, फिर मधुमक्खी की कॉलोनी के अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि वहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। इसके बाद कुछ जरूरी मधुमक्खी की प्रजातियों के बारे में जानेंगे और फिर मधुमक्खियों से आगे बढ़कर सेरीकल्चर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये एपीकल्चर है क्या? हमारे पहले सेक्शन में इसी कला और विज्ञान को समझते हैं। कितनी मजेदार बात है ना कि एपीकल्चर शब्द लैटिन के एपिस से बना है, जिसका मतलब होता है मधुमक्खी। सीधी भाषा में कहें तो ये मधुमक्खियों को पालने का एक साइंटिफिक तरीका है। और सबसे खास बात यह है कि मधुमक्खियों का जो साइंटिफिक जीनस है वो भी एपिस ही है। एक मधुमक्खी की कॉलोनी को आप एक बहुत ही बिजी शहर की तरह समझ सकते हैं, जहां हर किसी का अपना एक तय काम है। ये अकेले नहीं बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज समाज में रहती हैं। ये अपने घर मतलब छत्ते खुद अपने ही मोम से बनाती हैं। शहद को ऊपर के हिस्सों में स्टोर किया जाता है और हर एक मधुमक्खी का एक स्पेसिफिक काम होता है, मतलब एकदम परफेक्ट सिस्टम। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक कॉलोनी काम कैसे करती है, तो चलिए अब इसके अंदर की सामाजिक बनावट को थोड़ा और पास से देखते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समाज है जहां हर किसी की भूमिका और जिम्मेदारी एकदम साफ है। एक मधुमक्खी की कॉलोनी एक तरह की राजशाही है। हर कॉलोनी में सिर्फ और सिर्फ एक रानी मक्खी होती है जो पूरी कॉलोनी की माँ होती है। उसके साथ होती हैं हजारों की तादाद में वर्कर मधुमक्खियाँ। ये असल में अविकसित मादाएं होती हैं और सारा काम मतलब सफाई से लेकर खाना इकट्ठा करने तक सब यही करती हैं। और फिर आते हैं कुछ 100 ड्रोन्स यानी नर मधुमक्खियाँ, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, रानी के साथ मीटिंग करना। आइए अब एक वर्कर मधुमक्खी की बनावट पर एक नज़र डालते हैं।
जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसका पेट, वक्ष और एंटीना ये सब मिलकर इसे अपने अलग-अलग काम करने में मदद करते हैं, जैसे कि पराग इकट्ठा करना, छत्ता बनाना और अपनी साथी मधुमक्खियों से बात करना। सब कुछ कितना परफेक्टली डिजाइन है। ओके, अब हम इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये जानकारी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हम मधुमक्खी की मुख्य प्रजातियों, उनके कॉमन और साइंटिफिक नामों और उन जरूरी आंकड़ों पर फोकस करेंगे जिन्हें याद रखना ही रखना है। रॉक बी के बारे में सुना है कभी? इसका साइंटिफिक नाम है एपिस डोर्साटा। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये दोनों नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये साइज में काफी बड़ी मधुमक्खियां होती हैं और खुले में एक ही बहुत बड़ा छत्ता बनाती हैं। लेकिन इनसे जरा बच के, इनका स्वभाव बहुत गुस्सैल होता है, जिसकी वजह से इन्हें पालना लगभग नामुमकिन है। ये एक जगह पर टिकती भी नहीं और अक्सर अपनी पूरी कॉलोनी को लेकर जगह बदलती रहती हैं। हाँ, इनके गुस्सैल स्वभाव के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी, एपिस डोर्साटा शहद बनाने में माहिर है। एक छत्ते से एक साल में औसतन 36 किलोग्राम तक शहद मिल सकता है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब रॉक बीज से एकदम उलट, चलिए मिलते हैं छोटी मधुमक्खी से। इसका साइंटिफिक नाम है एपिस फ्लोरिया और जैसा इसका नाम है, ये साइज में काफी छोटी होती है। ये एपिस जीनस की सबसे छोटी मधुमक्खी है। रॉक बी के मुकाबले इसका स्वभाव शांत होता है और ये झाड़ियों में बस एक छोटा सा छत्ता बनाती है। पर हाँ, शहद की पैदावार बहुत कम होती है और ये भी बार बार अपना घर बदलती है, इसलिए इसे पालना भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब बात करते हैं अपनी देसी मधुमक्खी की, यानी भारतीय या एशियाई मधुमक्खी, जिसका साइंटिफिक नाम है एपिस सेराना इंडिका। ये भारत और एशिया में ही पाई जाती है और यहाँ मधुमक्खी पालन के लिए एक बहुत अहम प्रजाति है। ये एक पालतू प्रजाति है और एक साथ कई सारे पैरेलल छत्ते बनाती है। इसकी शहद की पैदावार ठीक ठाक होती है, मतलब एक कॉलोनी से साल में लगभग 6 से 8 किलोग्राम। रॉक बीज जितनी तो नहीं, पर फिर भी काफी अच्छी है। और अब मिलिए कमर्शियल मधुमक्खी पालन के सुपरस्टार से, यूरोपियन या इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेला। इस प्रजाति को इटली से भारत लाया गया था और ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका स्वभाव शांत है, ये जल्दी अपना छत्ता छोड़कर भागती नहीं और शहद इकट्ठा करने में भी बहुत अच्छी है। भारत में ज्यादातर जो कमर्शियल मधुमक्खी पालन होता है वो इसी पर टिका है। और यहाँ है असली वजह कि ये इतनी वैल्यूएबल क्यों है। इसकी औसत सालाना शहद की पैदावार एक कॉलोनी से 25 से 40 किलोग्राम तक होती है। मतलब ये मधुमक्खी पालकों के लिए सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा है। तो एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। ये टेबल देखिए, इसमें चारों प्रजातियों के मेन पॉइंट्स की तुलना की गई है। रॉक बी अपनी जबरदस्त पैदावार और गुस्सैल स्वभाव के लिए जानी जाती है। छोटी मधुमक्खी अपने छोटे साइज के लिए, भारतीय मधुमक्खी क्योंकि वो हमारी देसी प्रजाति है, और यूरोपियन मधुमक्खी जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सबसे बेस्ट है। इन फैक्ट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, मधुमक्खियों की तरह ही एक और कीड़ा है जो हमें एक बहुत कीमती चीज देता है। तो चलिए अब मधुमक्खियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और फायदेमंद कीड़े, रेशम कीट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। और यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर, जिसे हम रेशम कीट पालन भी कहते हैं, रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को पालने का प्रोसेस है। ये जो रेशम कीट है, ये असल में सिल्क मॉथ का लार्वा होता है, मतलब उसका शुरुआती रूप। एग्जाम के लिहाज से ये याद रखना जरूरी है कि ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर और बम्बेसिडाई फैमिली में आता है। तो अब जब हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो चलिए इस स्टडी सेशन को खत्म करने से पहले सबसे जरूरी फैक्ट्स का एक लास्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये सब दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। इसे अपना फाइनल एग्जाम फ्लैश कार्ड समझिए। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। सबसे ज्यादा शहद कौन देती है? एपिस मेलिफेरा। सबसे गुस्सैल कौन है? एपिस डोर्साटा। सबसे छोटी मधुमक्खी? एपिस फ्लोरिया। और रेशम कीट का ऑर्डर क्या है? लेपिडोप्टेरा। बस इतना याद रखना है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने में मजा आएगा। हम जानते हैं कि एपिस डोर्साटा शहद बहुत देती है, पर वो बहुत गुस्सैल है। तो जरा सोचिए, भविष्य में ब्रीडिंग या मैनेजमेंट में ऐसे कौन से नए तरीके आ सकते हैं जिससे हम इस मधुमक्खी को भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पाल सके? क्या ऐसा हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।